नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का सोनल एग्रो वर्ष पर। तो किसान साथियों, आज का दिन सिर्फ एक सामान्य वीडियो का नहीं बल्कि आज हम खेती बाड़ी की सतही बातों से ऊपर उठकर ज्ञान के एक ऐसे विशाल सागर में गोता लगाने जा रहे हैं जो आपकी खेती की सोच, रणनीति और भविष्य तीनों को बदल सकती है। हम सब जानते हैं कि खेती क्या है, कभी मौसम की मार तो कभी मंडी का भाव, कभी लागत का दबाव तो कभी उत्पादन की अनिश्चितता। लेकिन इसलिए कहा जाता है कि खेती एक जुआ है। लेकिन किसान साथियों, इन सब समस्याओं के बीच एक ऐसा दुश्मन है जो ना दिखता है, ना आवाज करता है, ना अचानक से हमला करता है, बल्कि चुपचाप धीरे धीरे हमारे पैरों के बीच हमारी जमीन के अंदर पनपता है और हमारी मेहनत की कमाई को दीमक की तरह अंदर से ही चट कर जाता है। तो आज हम किसी कीड़े की बात नहीं करेंगे, आज हम किसी बीमारी की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उस पौधे की जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने वर्ल्ड वर्स्ट वीड यानी कि दुनिया का सबसे खतरनाक खरपतवार घोषित किया है। जी हाँ किसान भाइयों, आज का यह पूरा एपिसोड समर्पित है मोथा घास को। ध्यान से सुनिए, ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये एक ऑडियो बुक की तरह है और ये पूरी वैज्ञानिक क्लास है जिसमें हम मोथा घास के ऐतिहासिक भूगोल, जीव विज्ञान और उसके पूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण और सरल शब्दों में समझेंगे। अगर आपने इस पूरे एपिसोड को शुरू से अंत तक ध्यान से सुन लिया तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके पूरे गांव में मोथा घास के बारे में आपसे ज़्यादा जानकार कोई नहीं होगा। तो चलिए ज्ञान की इस अद्भुत वैज्ञानिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो मोथा घास का इतिहास और पहचान। तो सबसे पहले बात करते हैं मोथा घास के इतिहास और इसकी बनावट की। तो मोथा घास एक का वैज्ञानिक नाम है साइप्रस रोटेंडस। यह सेज परिवार का पौधा है और बहुत से किसान भाई इसे एक साधारण घास समझ लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। साधारण घास की एक पहचान होती है कि उसका तना गोल होता है, लेकिन अगर आप मोथा के पौधे को हाथ में लेकर धीरे धीरे घुमाएं तो आप तुरंत महसूस होगा आपको कि इसका तना गोल नहीं है बल्कि त्रिकोणीय है और हल्का सा शिगुना है। तो किसान भाइयों, इसकी सबसे बड़ी और वैज्ञानिक पहचान है कि यह पौधा मूल रूप से अफ्रीका और एशिया के माना जाता है, लेकिन इसकी जिद्दी प्रकृति और अद्भुत जीवित रहने की क्षमता और तेज अनुकूलन शक्ति के कारण आज यह दुनिया के 90 से अधिक देशों में फैल चुका है। चाहे अमेरिका हो, ब्राजील या हमारा अपना भारत ही क्यों ना हो, मोथा हर जगह मौजूद है। तो मोथा क्यों नहीं मरता है? तो किसान साथियों, हम विज्ञान की थोड़ी गहरी बात करेंगे ताकि आप समझें कि आखिर ये खरपतवार मरता क्यों नहीं है। मोथा एक C4 प्लांट है, यानी कि C4 पौधा है। विज्ञान की भाषा में C4 पौधा वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाने की क्रिया को बहुत तेजी से करते हैं। अब जरा तुलना कीजिए कि जब तेज धूप पड़ती है तो गर्मी बढ़ती है और तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो हमारी फसलें जैसे कि गेहूं, धान या मक्का तनाव में आ जाती है और मुरझाने लगती है, भोजन बनाना कम कर देती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोथा घास ऐसी भीषण गर्मी में भी दोगुनी तेजी से भोजन बनाती है और तेजी से बढ़ता जाता है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने इसे रेगिस्तान जैसी परिस्थितियों में से भी जिंदा रहने के लिए डिजाइन किया है। तो अब मैं आपको मोथा की अमरता का असली राज बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए क्योंकि यह वो बिंदु है जहाँ 90% तक किसान गलती कर देते हैं। तो मोथा की असली ताकत जमीन के ऊपर दिखने वाले पत्तों में नहीं होती बल्कि जमीन के नीचे छिपी होती है। तो जिसे हम सामान्य भाषा में मोथा की जड़ समझते हैं, वह वास्तव में जड़ नहीं होती है, वह एक बहुत ही जटिल भूमिगत तना होता है जिसे वैज्ञानिक भाषा में राइजोम या ट्यूबर कहा जाता है। गांव की भाषा में किसान भाई इन्हें मोथा की गांठें या सुपारी भी कहते हैं। अब कल्पना कीजिए किसान भाइयों, ये गांठें जमीन के अंदर एक जंजीर की तरह है, एक दूसरे से जुड़ी होती है। ये एक छोटे पौधे के नीचे सैकड़ों गांठें मौजूद होती है और वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि अगर एक खेत में 1 एकड़ में मोथा फैला हुआ है तो जमीन के नीचे लगभग 30 से 40 लाख गांठें मौजूद हो सकती है। जी हाँ, 30 से 40 लाख गांठें। ऊपर आपको कुछ पौधे दिखते हैं लेकिन नीचे पूरी सेना छिपी होती है। इन गांठों के अंदर कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च कूट कूट कर भरा होता है, यानी उनका रिजर्व भोजन होता है। तो किसान भाइयों, यहीं पर असली वैज्ञानिक खेल शुरू होता है। जब आप ऊपर से मोथा का पौधा काट देते हैं या खेत में आग लगा देते हैं तो केवल ऊपर का हिस्सा नष्ट होता है, लेकिन जमीन के नीचे बैठी हुई गांठें पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। जैसे ही उन्हें थोड़ी सी नमी मिलती है, वो अपने अंदर जमा भोजन का उपयोग करती है और तुरंत ही नया पौधा खड़ा कर देती है। इसलिए किसान अक्सर कहते हैं कि हमने तो खेत को साफ कर दिया था, फिर मोथा वापस कैसे आ गया? सच्चाई यह है कि यह कहीं बाहर गया ही नहीं था, वह पहले से ही आपके खेत में मिट्टी में छिपा हुआ है। अब मैं आपको एक बहुत ही रोचक और खतरनाक वैज्ञानिक गुण बताती हूँ। तो मोथा की गांठों में सुसुप्त
अवस्था में डोरमेंसी में रहने की अद्भुत क्षमता होती है। मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ रहा है, पानी की कुछ बूंदें नहीं हैं, सारी फसलें सूख गई है, सारे खरपतवार भी मर गए हैं, लेकिन मोथा की गांठें मरती नहीं हैं। वो ज़मीन के नीचे सो जाती है और किसान साथियों 5 से 10 साल और कुछ मामलों में तो 20 साल तक बिना पानी के ज़मीन के नीचे वो जिंदा रह सकती है। और जैसे ही कई साल बाद पहली बारिश होती है तो वो फिर से जाग जाती है और दोबारा खेत में उग आती है। यही कारण है कि किसान कहते At हैं these कि fields, खेत my son, खाली they था hold फिर our भी मोथा future. आ They are गया। beautiful. अब Your सबसे guidance is my महत्वपूर्ण strength. सवाल Walk with आता me. The है land will कि teach you. मोथा हमारी फसल का दुश्मन कैसे है। तो किसान भाइयों, मोथा सिर्फ जगह नहीं घेरता, यह संसाधनों के लिए यह युद्ध भी लड़ता है। मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और अन्य पोषक तत्वों को हमारी फसल की कई गुना तेजी से खींच लेती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों ने पाया है कि मोथा अपनी जड़ों से कुछ विषैले रसायन भी छोड़ता है। इन रसायनों को एलिलोपैथिक रसायन भी कहा जाता है। ये रसायन आसपास में उगने वाले दूसरे पौधों की जड़ों को के विकास को भी रोक देते हैं। आपने खुद देखा होगा कि जहाँ मोथा का झुंड होता है वहाँ मक्का, ज्वार और दूसरी फसल उगती तो है लेकिन ठीक से नहीं बनती है और पौधा पीला पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे पिछड़ जाता है। और किसान सोचते हैं कि यह तो खाद की कमी है, जबकि असल कारण यह होता है कि मोथा द्वारा छोड़ा गया जैविक जहर है। यानी किसान साथियों, यह सिर्फ एक खरपतवार नहीं, यह जमीन के नीचे चल रहा एक जैविक युद्ध है। तो बात करते हैं मोथा का नियंत्रण कैसे किया जाए। तो किसान साथियों, अब तक हमने मोथा घास के इतिहास, उसकी पहचान, भूमिगत ताकत और वैज्ञानिक रहस्य गहराई से समझ लिया है। तो अब समय है कि इस पूरी चर्चा को सबसे महत्वपूर्ण दिशा में ले जाने का, तो समाधान की दिशा में। क्योंकि समस्या को जानना सबसे पहला कदम है, लेकिन समाधान को अपनाना असली जीत है। यहाँ मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती हूँ कि मोथा को खत्म करना एक दिन का काम नहीं है। यह कोई साधारण खरपतवार नहीं है। यह एक लंबी लड़ाई है, एक रणनीति है और सच कहें तो यह एक तपस्या है। इसे खत्म करने के लिए हमें 3 प्रकार के हथियारों का उपयोग करना होगा। पहला है यांत्रिक हथियार, दूसरा है शास्त्रीय हथियार और तीसरा है रासायनिक हथियार। और अब ये तीनों को मिलकर काम करते हैं तभी मोथा पर स्थायी नियंत्रण संभव हो सकता है। तो पहले हथियार की बात करें तो किसान भाइयों, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जेठ की दोपहरी में खेत की जुताई करो। और ध्यान दीजिए, यह कोई कहावत नहीं है बल्कि 100% तक वैज्ञानिक सिद्धांत है। मई और जून के महीने में तापमान 45 डिग्री पार चला जाता है। तब चाहे हम खेत की गहराई से जुताई करनी चाहिए, साधारण जुताई नहीं बल्कि गहरी जुताई। कोशिश करें कि मिट्टी पलटने वाला हल यानी कि मोल्डबोर्ड प्लो का उपयोग करें। इसका मुख्य उद्देश्य है जमीन के 1.5 से 2 फीट नीचे छिपी पौधे की मोथा की गांठें जो होती है ऊपर सतह तक आ जाए। जैसे ही ये गांठें सूर्य की सीधी और तेज धूप के संपर्क में आती है, उनका तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि लगभग 48 डिग्री तापमान पर मोथा की गांठें की कोशिकाएं फटने लगती है और वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। लेकिन किसान साथियों, यहाँ एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो 90% तक किसान नहीं अपनाते। जुताई के बाद खेत की तुरंत ही समतल मत करें। बड़े बड़े मिट्टी को ढेले ऐसे ही रहने दें। इससे धूप और गर्म हवा मिट्टी के अंदर तक प्रवेश करेगी और जमीन के नीचे छिपी गांठों को और अधिक प्रभावी तरीके से नष्ट करेगी। बात करते हैं दूसरे हथियार की, तो है ये शास्त्रीय चक्र यानी कि क्रॉप रोटेशन। यदि आप बार बार उतली जड़ों वाली फसलें जैसे प्याज, लहसुन और सब्जियां ही उगाते रहेंगे तो मोथा घास कभी खत्म ही नहीं होगा। क्योंकि मोथा की जो जड़ें हैं, प्रणाली है, वो गहरी होती है और वो आसानी से बच जाता है। इसलिए आपको बीच बीच में ऐसी फसलें लगानी होगी जो मोथा का दम घोट सके। इसे वैज्ञानिक भाषा में स्मूथिंग क्रॉप कहते हैं, जैसे कि लोबिया, सनई, ढेंचा। ये फसलें बहुत तेजी से बढ़ती है और अपनी चौड़ी पत्तियों से पूरे जमीन को ढक लेती है। अब याद कीजिए कि हमने आपको पहले क्या सिखाया था। मोथा को बढ़ने के लिए धूप चाहिए। जब जमीन पर धूप पहुंचेगी ही नहीं तो मोथा कमजोर पड़ने लगेगा, नई गांठें बनाना बंद कर देगा और धीरे धीरे उसका जीवन चक्र टूटने लगेगा। तीसरा और सबसे शक्तिशाली हथियार है रासायनिक नियंत्रण, यानी कि ये वह भाग है जहां अधिकतर किसान गलती कर देते हैं। गलत दवा, गलत समय, गलत मात्रा और गलत तरीका, यही आपकी असफलता का कारण बनते हैं। सबसे पहले उस स्थिति की बात करते हैं जब आपका खेत खाली पड़ा हो। खाली खेत में मोथा नियंत्रण का सबसे प्रभावी हथियार है ग्लाइफोसेट।
दुनिया भर में इसे राउंडअप के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर एक 40% एसएल फॉर्मुलेशन का उपयोग किया जाता है, लेकिन किसान साथियों, सिर्फ ग्लाइफोसेट छिड़क देने से काम नहीं बनेगा। आपको इसे काम कराने के विज्ञान को समझना होगा। मोथा की पत्तियों पर मोम की तरह एक बहुत चिकनी परत होती है। क्योंकि ग्लाइफोसेट पानी आधारित दवा है, इसलिए जब आप इसे छिड़कते हैं तो दवा पत्ती से निकलकर फिसल जाती है और अंदर नहीं जा पाती है। यही हमें यहाँ चाबी की ज़रूरत पड़ती है, और वह चाबी है यूरिया और अमोनियम सल्फेट। जब आप दवा का घोल बनाएंगे तो प्रति एकड़ में 200 लीटर में पानी लें, उसमें 1.5 लीटर ग्लाइफोसेट मिलाएं और साथ में 200 ग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट अवश्य मिलाएं। अगर यूरिया पत्तियों के रंध्र यानी कि स्टोमाटा को खोल देता है, जिससे दवा तेजी से पौधों के अंदर प्रवेश करती है। ग्लाइफोसेट एक सिस्टमैटिक दवा है। यह पत्तियों के अंदर जाकर तने के माध्यम से सीधे जड़ों और गांठों तक पहुंचती है। लेकिन यहाँ किसान भाइयों की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो 3 से 4 दिन बाद खेत की जुताई कर देते हैं। यही पूरी तरह से गलत है। छिड़काव के बाद कम से कम 21 से 25 दिन तक खेत को बिल्कुल न छोड़े, पौधे को दवा पीने दें और धीरे धीरे जहर को अपने जड़ों तक, गांठों तक पहुंचने दें। जब पौधा पूरी तरह बूढ़ा होकर सूख जाएगा तभी जुताई करें। पानी का पीएच अब एक बहुत बड़ी तकनीक जिसे 90% तक किसान नहीं जानते हैं, यह वह पानी का पीएच मान है। जिस पानी से दवा का घोल बना रहे हैं, अगर वो खारा है, उसका पीएच 8 या 9 है, तो आपकी महंगी से महंगी दवा भी बेअसर हो जाएगी। ग्लाइफोसेट और अन्य खरपतवारनाशक दवाएं हल्के अम्लीय पानी में बाहर कम बेहतर काम करती है और आदर्श पीएच है 6 से 7 होना। इसलिए इसके लिए आपको पीएच स्ट्रिप से पानी चेक करके कर सकते हैं। अगर पीएच ज़्यादा है तो पानी में थोड़ा सा नींबू का रस और हल्का सा सिरका मिलाकर पीएच तुरंत संतुलित किया जा सकता है। अगर आप देखेंगे कि दवा का असर लगभग दोगुना हो जाता है इससे। और सबसे बड़ी बात है कि अब हम मोथा नियंत्रण के अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण तक पहुंच चुके हैं। हर फसल में मोथा का व्यवहार अलग अलग होता है और उसी अनुसार उसका नियंत्रण अलग रणनीति से करना पड़ता है। अब पहले बात करते हैं धान की फसल की। तो किसान भाइयों, धान की फसल में ज़्यादातर समय पानी से भरा रहता है और वैज्ञानिक सत्य यह है कि मोथा पानी को पसंद करता है और यही जीव वातावरण में धान तेजी से धान में मोथा नियंत्रण एक विशेष और अलग ही चुनौती बन जाता है। धान की फसल के लिए बिस्पारिक बैक और सोडियम 10% एसएससी और जिसे बाजार में नोमिनी गोल्ड के नाम से जाना जाता है, मोथा नियंत्रण के लिए एक प्रभावी शाकनाशी माना जाता है। इसके अलावा पायरो जो सल्फ्यूरॉन और एथाइल का प्रयोग भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान का नियम है जिसे अधिकतर किसान नज़रअंदाज कर देते हैं। जब भी धान के खेत में खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करें तो सबसे पहले खेत से पानी निकाल दें, फिर दवा का छिड़काव करें और छिड़काव के बाद कम से कम 24 घंटे तक खेत में पानी न भरें। इसके बाद दोबारा पानी भरें। इस प्रक्रिया से दवा को पत्तियों तक टिक कर अपना पूरा प्रभाव दिखाने में समय मिलता है और असर कई बार बेहतर हो जाता है। अब साथियों, सब आते हैं सब्जियों की खेती पर। टमाटर, मिर्च, बैंगन जैसे फसलें बहुत ही नाजुक होती है। इनमें तेज रासायनिक दवाओं का उपयोग सीधे ही फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सब्जियों में मोथा का रासायनिक नियंत्रण थोड़ा कठिन है और जोखिम बड़ा होता है। ऐसी स्थिति में आपको एक आधुनिक, सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीका सुझाऊंगी। मल्चिंग पेपर का उपयोग करना। अगर आप सिल्वर या ब्लैक रंग के मल्चिंग पेपर खेत में बिछाते हैं तो इससे ज़मीन तक धूप पहुंचना बंद हो जाता है, जिससे कि हमने पहले ही सीखा है, मोथा को उगने के लिए धूप की आवश्यकता होती है। वह धूप उसे मिलेगी ही नहीं तो वह धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगेगा और नई गांठें बनाना बंद कर देगा और समय के साथ समाप्त होने लगेगा। तो यह तरीका रसायनों की तुलना में थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन इसे 2 बड़े फायदे भी हैं। पहला, मोथा का नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा, फसल को बीमारियों और नमी, असंतुलन और खरपतवार तीनों से सुरक्षा किसान साथियों, अब कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानियां की बात करते हैं जो आपकी सुरक्षा और दवा की प्रभावशीलता दोनों के लिए जरूरी है। तो सबसे पहली बात है, कोई भी खरपतवार नाशक दवा केवल खरपतवार के लिए सही नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी विषैली होती है। इसलिए जब भी आप स्प्रे करें तो हमेशा सुरक्षित किट अवश्य पहनें। मुंह पर मास्क, हाथों में दस्ताने और शरीर को ढकने वाले कपड़े जरूर होने चाहिए। कभी कभी हवा के
विपरीत दिशा में खड़े होने पर स्प्रे न करें। और क्योंकि स्प्रे करने के बाद हाथ, पैर पर और चेहरा और साबुन से अच्छी तरह से धोना आवश्यक है। तो किसान साथियों, एक और बड़ी गलती जो 80% तक किसान करते हैं, यह वो गलती है जो नोजल का उपयोग करना। अक्सर किसान भाई उसी नोजल का स्प्रे कर देते हैं जिसे वो कीटनाशक दवा डालने के लिए यूज करते हैं। यह पूरी तरह से गलत तरीका है। खरपतवार नाशक दवाओं के लिए हमेशा फ्लैट पेन नोजल यानी कि फ्लड जेट नोजल का उपयोग ही करना चाहिए। यह नोजल दवा को बारीक धुंध और की तरह नहीं बल्कि एक चादर की तरह पत्तियों में फैलाते हैं, जिससे दवा पत्तियों पर अच्छी तरह से चिपकती है और उसका प्रभाव गहराई तक किसान साथियों, इस पूरे वैज्ञानिक एपिसोड के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आते हैं। मोथा से लड़ना एक दिन की लड़ाई नहीं है, यह धैर्य, नियंत्रणता और वैज्ञानिक रणनीति की लड़ाई है। अगर आप सोचते हैं कि एक बार दवा डालने से मोथा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तो यह सबसे बड़ी भूल है। आपको लगातार 2 से 3 वर्षों तक यह योजना बनाकर इसे नियंत्रण पर काम करना होगा। अपने खेत में मेड़ पर साफ रखें और नालियां को साफ रखें और खेत के आसपास क्षेत्रों में भी निगरानी करें। खेत तो साफ हो जाता है, लेकिन मेड़ पर खड़ा मोथा अपने बीज और गांठों के माध्यम से दोबारा पूरे खेत में फैल जाता है। तो और किसान साथियों, यह वो बिंदु है जहां से समस्या फिर से शुरू हो जाती है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस विस्तृत और गहरी और वैज्ञानिक जानकारी आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी और इतना सरल भाषा में देखने और सुनने नहीं मिलेगी। तो सोनल एग्रोवर्क्स का यह उद्देश्य है कि हमारे किसान भाई केवल मेहनत न करें बल्कि स्मार्ट खेती करें और विज्ञान को समझें और उसे अपने खेत में लागू करें, क्योंकि आज की खेती केवल मेहनत की नहीं बल्कि ज्ञान, तकनीक और रणनीति ही असली सफलता की कुंजी है। अगर आप इस वीडियो में बताए गए यांत्रिक, शास्त्रीय और रासायनिक तीनों तरीकों का वैज्ञानिक ढंग से अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी खेती की लागत को कम कर पाएंगे। साथ ही आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे भी ऐसे ही अपडेटेड